गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ एडवांस इंग्लिश का पार्ट जो हमारे सीडीएस एग्जाम में PQRS रीअरेंजमेंट पूछे गए हैं, उनको करने का क्या अप्रोच है, क्या मेथड है, आप सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना है PQRS रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे ही चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व, तो यहाँ पर वो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सीखिए, बेसिक फॉर्मूला जो होता है कि कोई भी हमारा सेंटेंस हो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। यस या नो? कि अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो फिर क्या चाहिए? वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या मिल जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सीखते हैं पहले कि सब्जेक्ट में आपको क्या क्या फाइंड करना होता है। सब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा यानी कि नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, आपका जीरेंड हो सकता है और आपका इन्फिनेटिव हो सकता है, आपका पार्टिसिपल हो सकता है और आपका क्लॉज हो सकता है। ये आपके क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को इनरेच जो करते हैं एग्जामिनर, वो दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो करते हैं कंजंक्शन का प्रयोग और आपके प्रेपोजिशन का प्रयोग। यानी कि दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को बढ़ाने में, दो चीज़ों की महिमा ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कौन कौन से जो वर्ड हैं वो आपके सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपके वर्ड हैं, इनको याद कर लो, इम्पोर्टेंट हैं। एज वेल एज हुआ, विद हुआ, टुगेदर विद हुआ, लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, एक्सक्लूडिंग हुआ, एंड नॉट हुआ, डेंट बाय हुआ, कंट्रोल्ड बाय हुआ, बिसाइड हुआ, बिसाइड्स हुआ और आपके अमोंग हुआ। ये आपके शब्द हैं जो कि सब्जेक्ट, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होते हैं, उनको एक दायरा देते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम, जो इनके साथ में जो भी चीज़ लग के आती है, मान लो कोई नाउन लग के आ रहा है या कोई एडजेक्टिव लग के आ रहा है या कोई एडवर्ब लग के आ रहा है, तो इस चीज़ को हम पार्टिटिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पार्टिटिव। पार्टिटिव के नाम से जानते हैं। पार्टिटिव को क्या कहते हैं? एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजंक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया कि जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट को बढ़ाने की, तो सब्जेक्ट को इस तरीके से बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन में काउंट होती हैं, यानी कि अदर वर्ड में काउंट होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में काउंट होती हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो काउंट होती है, तो आपको जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उससे ही मतलब होना चाहिए, और वर्ब भी ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो मैं आपको PQRS यानी कि CDS के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करूंगा, दिखाऊंगा कैसे ही चुटकियों में आप उसको ख़त्म कर दोगे। अब जैसे अगर हम इस चीज़ की बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज हमारी तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? तीन। एक तो होती है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एक होती है हमारी एडवर्ब फ्रेज,
एडवर्ब फ्रेज, एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ये 3 प्रकार की हमारी फ्रेज होती हैं जो कि आपके सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐड करती है। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लॉज की, किसकी बात करें? क्लॉज की। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य, और ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। यानी कि अगर हम बात करें तो ये होती है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरी होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारी 3 क्लॉज होती है। एक तो होती है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, एक होती है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और एक होती है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। जो वाक्य में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है वो इन चीज़ों से पैदा होती है, जैसे वो क्लॉज यूज़ कर देगा, क्लॉज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, आपको ये नहीं पता कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज ये होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता है लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए, उसको क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपने आप में अपना एक स्वतंत्र मीनिंग रखती है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए दूसरी क्लॉज पर निर्भर करती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से बनती है, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है चीज़ों को समझने का, ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है। अगर आपने ये चीज़ें ढंग से सीखी हुई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आप जो एडवांस पार्ट है PQRS का उसको एकदम चुटकी में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन मेथड की और अप्रोच की जिनको हमें लगाना है, ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मेथड बता दें कौन कौन से होते हैं। बेटा आपने चीज़ों की फिलॉसफी समझी कि जब हम सब्जेक्ट को जानने लगते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जीरेंड आता है, इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल आता है, क्लॉज आता है, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो भी मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको ये PQRS करने के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और इनको बढ़ाना हो सब्जेक्ट को तो हम कनेक्टर्स या फिर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर क्या होता है, मान लो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हमें बढ़ाना है तो वहाँ पर हमें नॉलेज होनी चाहिए उन कनेक्टर्स की जिनसे सब्जेक्ट को इनरिच किया जाता है। लेकिन वर्ब फिर भी हमारी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन हम को अगर पेपर में टाइम बचाना है तो सबसे पहले हम इन मेथड्स को समझेंगे। मेन चीज़ होती है टाइम को बचाना, ठीक है। पेपर तो अगर मैं आपको टाइम दूँ 1 घंटे का तो आराम से नॉर्मली आप पढ़ के कर दोगे उसको, लेकिन वो चीज़ हमें घंटों में नहीं सेकंडों में करनी होती है। तो उसके लिए मेथड्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? मेथड्स। तो मेथड्स जो हमारे हैं मैं आपको समझाऊं, 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4 मेथड कौन से? सबसे पहले विद्यार्थी को लगाना चाहिए एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है पता है? कि जो चीज़ आपको कन्फर्म है कि ये चीज़ नहीं हो सकती ऑप्शन से, तो ऑप्शन से करते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड है हमारा, जैसे मान लो एग्जामिनर ने PQRS दिया, हमको सब्जेक्ट मिल गया और जो ऑप्शन में गिवन है वो एक ही ऑप्शन है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, तो सीधे उसको ही क्लिक करेंगे। हम तीनों को क्यों देखेंगे, दिमाग क्यों लगाएंगे? तो ऑप्शन मेथड से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, इसको टाइम सेविंग मेथड भी बोला जाता है। टाइम सेविंग मेथड, टाइम सेविंग मेथड भी इसको बोला जाता है।
अगर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की तो वो होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड। क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल मेथड का मतलब होता है कि जो आपको पैराग्राफ या सेंटेंस ब्रेक करके गिवन है तो वहां पर आपको उस सेंटेंस की और उस पैराग्राफ की अगर थीम पता है, क्या पता है? थीम पता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जब होता है जब विद्यार्थी न्यूज़पेपर पढ़ता हो, मैगजीन्स पढ़ता हो, नॉलेज हो, अच्छी रीडिंग्स करता हो, तो ये डिपेंड करता है किस पर? रीडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितनी रीडिंग कर रहे हैं चीज़ों की। ठीक है, आप कितनी रीडिंग कर रहे हैं। तो ये तो सीबीएसई वाले बच्चे आसानी से कॉन्सेप्चुअल मेथड को लगा के इनको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर हम बात करें तीसरे मेथड की तो वो होता है क्लिकिंग मेथड। क्लिकिंग मेथड भी हमारा बेस्ट मेथड है। ये मेथड क्या है कि हमें पता है जो क्लिकिंग मेथड होता है उसमें दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी डीप नॉलेज। यानी कि आपको एक तो पहचानना आना चाहिए कंजंक्शन, क्या पहचानना आना चाहिए? कंजंक्शन, और एक पहचानना आना चाहिए प्रेपोजिशन। अब मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर 99% जो हमारा सेंटेंस है कभी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ कंजंक्शन है जिनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जैसे एंड से कभी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, वो अलग ही दिख जाता है, स्टार्टिंग हो सकती है या नहीं वो हमें क्वेश्चन में पता लग जाएगा। तो हम इनकी मदद से ऑप्शन को क्लिकिंग इज डिपेंड ऑन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्लिकिंग आता होगा तो एलिमिनेशन अपने आप काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? तीनों मेथड समझ में आए आपको। अब यहाँ पर ये एलिमिनेशन और ये कॉन्सेप्चुअल और ये क्लिकिंग, और एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे पता हैं जिनकी मदद से, यानी कि इसकी मदद से, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट लगा के उसको चुटकियों में उड़ा सकते हो। तो यहाँ पर ये मेथड्स काम करते, तो यहाँ पर आपको मेथड समझ में आए होंगे। तो सारे मेथड्स को यूज़ करके देखते हैं एक एक बार। आइए चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इनका। तो जैसा कि आपने मेथड सीखिए, तो यहाँ पर हम उन मेथड्स को अप्लाई करके देखेंगे कि वो मेथड्स हमारे काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ऑप्शन मेथड। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले अगर PQRS दे रखा हो तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन, क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कंसिडरेशन फॉर अदर्स, P पार्ट है फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, Q पार्ट है फ्रीडम डज नॉट मीन आर, और द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ, ये हमारा S पार्ट है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कंसिडरेशन तो नाउन है क्योंकि इसमें ATI1 लग रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसके बाद में प्रेपोजिशन फॉर और ये अदर्स भी हमारा नाउन है। दो नाउन ऐसे एक साथ नहीं आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, और फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, इससे स्टार्ट होगा नहीं, और हमारा क्या है? और हमारा कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम क्या है? फ्रीडम डज नॉट, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? आर से। अब मैच नहीं करना, ऑप्शन देखने के आर वाले कौन कौन से ऑप्शन है। तो एस से है, क्यू से है, क्यू से, तो आर वाला बच्चों एक ही ऑप्शन है, इसलिए RQSP हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा, सेकंडों में ये सॉल्व हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं? उनको जोड़ेंगे, मिलाएंगे। अरे सीधे ऑप्शन से देखो ना आप। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है हमारा फ्रीडम हुआ नाउन, फ्रीडम के बाद में डज नॉट, ये हमारा डज क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव एडवर्ब है, मीन हमारा क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्लियर हुआ? यहाँ पर आइए दूसरा देखते हैं, क्लिकिंग मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? क्लिकिंग मेथड क्या ऑफ प्रेपोजिशन है, इससे स्टार्ट नहीं होगा। टू प्रेपोजिशन है, इससे स्टार्ट नहीं होगा। इससे तो स्टार्ट हो गए नहीं, लेकिन ये दोनों कनेक्टर का काम करेंगे। तो कनेक्टर का काम करेंगे तो हमें सबसे पहले ढूंढ रहा है नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन देखो मिल गई, डोमिनेशन और कंपल्सन। तो यहाँ पर ये हमारा आर से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं आर से कितने ऑप्शन है। एक तो ए ऑप्शन है और एक हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक और दो।
ठीक है। अब दो ऑप्शनों में दिमाग लगाना है, तो यहाँ पे डोमिनेशन और कंपल्सन, इसके बाद में पहला देखते हैं डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड, ठीक है। एस दे रखा है, इज ए डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, और इसको भी देखते हैं। आर क्या है, डोमिनेशन और कंपल्सन, क्यू क्या है हमारा, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, और पी क्या है, ऑफ एनी काइंड, एस इज ए डायरेक्ट हिंड्रेंस, नहीं बनना, क्योंकि हिंड्रेंस को प्रेपोजिशन किससे जोड़ेंगे, उसे जोड़ेंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। अब एक और बात सीख लो कि आपको पहचानना कैसे नाउन। अगर हम बात करें बेटा, इसमें जो नाउन गिवन है दोनों में अबस्ट्रैक्ट नाउन गिवन है। कौन सी गिवन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन देखो, ATION लगा हो किसी वर्ड में, वो भी हमारा अबस्ट्रैक्ट, ION लगा हो वो भी है, ठीक है। TION पाया जाए वो भी है हमारा, ठीक है। और देखो ATION ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और किसी में DOM पाया जाए यानी कि डम पाया जाए वो भी हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। और ITY लग रहा है अपॉर्चुनिटी में, ये भी हमारा है, या फिर TY पाया जाए या फिर Y पाया जाए, ठीक है। और देखते हैं इसमें फ्रीडम फिर से आया है, ठीक है। इंटेलिजेंस ENCE लगा हो, क्या लगा हो, ENCE लगा हो, वो भी हमारा क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। फिर से देखो SION लगा है, क्या लगा है, SION लगा है, वो भी हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। और ATION हो गया, RANCE मिला है, RANCE मिला है, तो ये भी हमारा क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि आप ANCE कर लो इसको, ANC लगा हो तो भी वो हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, ISM लगा हो वो भी हमारा होता है, ठीक, अबस्ट्रैक्ट नाउन। और अगर हम बात करें HOOD हुड, ये भी अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, NESS ये भी अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये आपको एक क्लू मिल गया नाउन को पहचानने का, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हमारे चुटकियों में सॉल्व हुए, और आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप करना उन क्वेश्चनों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये CDS 2021 का 31 से स्टार्ट है, पेपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा लगा दो अप्रोच, सीधे ही फाइंड करना है आपको सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन। तो देखो क्लिकिंग मेथड लगा के, एंड कंजक्शन एस से स्टार्ट होगा नहीं, फ्रॉम प्रेपोजिशन एस से स्टार्ट होगा नहीं, इनफ हमारा एडवर्ब है इससे स्टार्ट होगा नहीं, यानी कि वैसे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ना तो एंड से स्टार्ट होगा, ना फ्रॉम से स्टार्ट होगा, ना होगा इनफ से, तो स्टार्ट किससे होगा, क्यू से। आ जाओ एलिमिनेशन मेथड पे। अब क्यू से देख लो कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये पी से, ये आर से, ये एस से, तो सीधा राइट आंसर क्या होगा, क्यू। समझ में आई बात, चुटकियों में आंसर है सीधे। अब यहाँ पे देख लो, ये ऑफ प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा नहीं, ये एज वन से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके बाद में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब भी नहीं है गिवन यहाँ। तो यहाँ पर द वर्ल्ड टू मैक्सिमम वर्ब भी नहीं है, चलो सब्जेक्ट मान भी लेते हैं, तो वर्ब गिवन नहीं है कहीं भी देखो, तो ये स्टार्ट होगा किससे, क्यू से। आ जाओ देख लो एलिमिनेशन मेथड, तो पी हटाओ, ठीक है, एस हटाओ, आर हटाओ, सीधे क्यू आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत फास्ट। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है इनफ के बारे में कुछ थोड़ा, तो यहाँ पर इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर इनफ के दो नियम हैं, एक तो होता है एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है, एक होता है इनफ प्लस नाउन, ठीक है। तो यहां पर एडजेक्टिव यानी कि ये इसको क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। और अगर इनफ की बात करें, ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनफ है हमारा वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि इनफ पोटेशियम, इनफ पोटेशियम हमारा नाउन है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की बात ही काम कर रहा है। किसकी बात ही,
एडजेक्टिव की बात ही। तो आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यानी कि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर और 36। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है बताओ। सबसे पहले फाइंड करना है महाराज नाउन या प्रोनाउन। तो क्या ये नाउन है? नहीं है। क्या ये नाउन है? नहीं है। ये वर्ब है और ये कंजक्शन है और ये भी कंजक्शन है। इन तीनों से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि सम एडजेक्टिव के बाद में क्या है? आर्कोलॉजिस्ट। जहाँ IST लग जाए और फिर उसमें S लगा हो तो समझो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर ये हमारा किससे स्टार्ट होगा बताओ? Q से। आधा ऑप्शन देख लो, एक तो S से स्टार्ट है, ये भी Q से, ये भी Q से, ये R से। तो काट दो R और S को। तो 2 ऑप्शन है। तो आप पढ़ेंगे, पहला वाला देखेंगे। सम आर्कोलॉजिस्ट as that हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूल्स आर हमारा एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड स्टेटस आर। स्टेटस के बाद में आर आएगा नहीं, यानी कि ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ये। ठीक है, देखते हैं। सम आर्कोलॉजिस्ट, फिर क्या आ रहा है? पी। बिल्कुल, आर्कोलॉजिस्ट हमारा यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसी है हमारी? प्लूरल। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड करो। यहाँ पर नाउन फाइंड करो। इन द सेम लोकेलिटी, तो ये प्रपोजिशन है। मैरिज विद इन ए यूनिट, ठीक है, नाउन हो सकती है मैरिज, लेकिन यहाँ पे वर्ब गिवन नहीं है। और हमारा कंजक्शन है। अब इसको देखो, एंडोगेमी। एंडोगेमी रेफर्स टू, यानी कि एंडोगेमी शादी से संबंधित, और इसके बाद में वर्ब भी गिवन है और टू भी गिवन है। तो हमारा आर से स्टार्ट होगा। तो देख लो ऑप्शन, एक तो ये क्यों खत्म और एक ये क्यों खत्म। तो एंडोगेमी रेफर्स टू, इसको देखते हैं, एस हमारा है और, ठीक है, ये तो होगा नहीं, यानी कि आर एस का तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो ये होगा RQSP। ठीक है, तो आर एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज, क्योंकि इसका संबंध ही इससे है, मैरिज से। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 38। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 और 38। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको? नाउन। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन स्टीम इंजन्स। तो व्हेन हमारा कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है और एडवर्ब क्लॉज भी होती है। और यहाँ पर आपको देखना है डोमिनेटेड वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर देखना है ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ है। आर वाले में देखना है कोल। कोल हमारा क्या है? कोल हमारा नाउन है। तो हमारा ये स्टार्ट किससे होगा? आर से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन में देखते हैं आर कहाँ पे, यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर भी पी से स्टार्ट है, यहाँ भी। राइट आंसर क्या होगा? RSPQ। ज्यादा टाइम नहीं लेना, केवल चुटकी बजाते आंसर है। नाउन फाइंड करो, सब्जेक्ट पता लगते ही आंसर आ जाता है। ऑप्शन में अपनी तरफ से नहीं बना रहा, आप पेपर चेक कर सकते हैं। CDS 2021 का पेपर है, ठीक है, जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप कंफर्म कर सकते हैं, कोई हवाबाजी नहीं है ये। जो चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है वही चीज़ सॉल्व करा रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कैसे। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आपको क्लू मिल गया कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो देख लो WH वर्ड कहाँ है, ये S में है WH वर्ड। तो यहाँ पर देखो S से एक तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म, यही दिमाग लगाना है। तो हाउ इम्पोर्टेंट के बाद में क्या आना चाहिए? क्यों दे रखा है? इज द इंफॉर्मेशन आर दैट कम्स, ठीक है, और P फ्रॉम द साइंटिस्ट, और यहाँ पे S दे रखा है। एस हाउ इम्पोर्टेंट? पी कहाँ है हमारा? फ्रॉम द साइंटिस्ट, बनी नहीं रहा। देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क थोड़ी आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा C। ठीक है, तो अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, उड़ा दोगे क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर और कुछ नया बताते हैं आपको इस पेपर में से। तो बेटा आइए 39 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नाउन को। तो नाउन इसमें ब्रॉड तो नहीं है, एक तो ह्यूमन्स नाउन है, एक फ्रस्ट्रेशन नाउन है, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिंस अर्लीस्ट टाइम्स दे रखा है, कॉमा लगा रखा है, तो यहाँ पर ये चीज लास्ट में तो आएगी नहीं, लास्ट में नहीं आएगी, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले इसको ले लेंगे कि सिंस अर्लीस्ट टाइम, मतलब पहले समय, जो पहले का समय था उससे पहले
तो यहाँ पर एस से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, एस से। तो एक तो क्यू से गिवन है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब दो बचे एस पी क्यू आर। तो यहाँ पर इसके बाद में आ रहा है सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, ये अलग से सेपरेशन हो गया। इसके बाद में आ रहा है पी ब्रॉड, इससे स्टार्ट होगा नहीं, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, सीधे क्या होगा, एस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स क्यू है वुमेन्स हैव सफर्ड। तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्पेकुलेटर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द गुप्ता रूरल्स इन इंडिया वर इशूड बाय। तो यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल लेना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ से हो सकता है, यानी कि हमारा सेंटेंस सम ऑफ द से भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। तो हमारा क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, क्यू से। तो क्यू से तो केवल एक ही ऑप्शन है कि सम ऑफ द पी मोस्ट स्पेकुलेटर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूरल्स इन इंडिया। तो यहाँ पर यही बनेगा क्यू पी एस आर। आप एलिमिनेशन मेथड की मदद से, जो मेथड्स मैंने आपको समझाए, आप टाइम सेव कर सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यदि आप सारे स्टूडेंट को अगर नॉलेज लेनी है, डीप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना है, या एग्जाम में आए हुए पैटर्न्स को लेकर बात करनी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इन्फॉर्म करें। और आने वाले टाइम में मैं एक चीज़ पर काम करने जा रहा हूं, जैसे कि आपका CHSL का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जहां से क्वेश्चन फंस सकता है, उस चीज़ पर काम करेंगे, उन क्वेश्चनों पे काम करेंगे, उन कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और बताना चाहूँगा जो रीट वाले बच्चे हैं, रीट वाले हैं, CGL वाले हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तैयार कर रहा हूँ बेटा, और उस पर ही काम करूँगा, और उसमें से ही आपका क्वेश्चन 1,01,000% फंसेगा ही फंसेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और जो बच्चे पेपर दे के आते हैं वो खुद कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो में से हमें CDS के पेपर में वोकैबुलरी मिली थी, क्वेश्चन मिले थे, डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। चलो।